we are going to study today class 11th physics section 1.4 in which we are going to study fundamental forces in nature। आज हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स में सेक्शन 1.4 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, यानी जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसमें जो फंडामेंटल फोर्सेस है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जैसा कि अभी मैंने बोला कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या डिराइव्ड फोर्सेस भी होते हैं क्या? एक्चुअली यहाँ पे जो फंडामेंटल फोर्सेस है, हाँ ये सच है कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं इन्हीं से बने हुए सभी फोर्सेस होते हैं। तो पहली पॉइंट ये है कि जो फोर्सेस होती है वो फोर्सेस इज नीडेड टू पुश, कैरी, डिफॉर्म और ब्रेक। हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए, कैरी करने के लिए, डिफॉर्म करने के लिए या ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि अगर कोई पुश की बात करते हैं तो जब हम किसी चीज को ढकेलते हैं, जैसे कोई कार्ट या कोई ऐसी गाड़ी है जो हम पुश करते हैं तो वहां पर भी हम फोर्स लगाते हैं। और कैरी करना मतलब अपनी तरफ खींचना, तब भी फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्म करना, अगर कोई जिसका शेप साइज वगैरह है, सपोज दैट कि एक आयरन है, आयरन हमारे पास है और वो स्फेरिकल फॉर्म में है और उसका हम कोई एक टूल्स बनाना चाहते हैं तो हम उसका डिफॉर्मेशन करेंगे, यानी उसके शेप एंड साइज को चेंज करेंगे, जिसे बोलते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वहां पर भी हमें फोर्स की नीड होती है। या फिर हम ब्रेक करना चाहें तब भी हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये इस खास जगह पे अप्लाई किए जाते हैं, पुश, कैरी, डिफॉर्म एंड ब्रेक। जो फोर्सेस होते हैं, जहां तक मैंने कहा कि डिराइव्ड फोर्सेस, एक्चुअली ये फोर्सेस किस किस में पाए जाते हैं? पहले जो पॉइंट है वो आपका है मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास वो फोर्स क्रिएट करता है, एक्सर्ट करता है। यानी अगर आपको जैसे ही वो पुश करेगा, टच करेगा, तो आप क्या करेंगे? मेरी गो राउंड घूमने लगेंगे, मतलब आपको चोट लगे, यानी वो फोर्स है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए स्कूटर हो गया, साइकिल हो गई, बॉल हो गया, जो मोशन में है, बहुत तेजी से आ रहा है, तो फोर्स क्रिएट करता है। दूसरा जो है आपका मस्कुलर फोर्स होता है। मस्कुलर फोर्स, ये फोर्स होते हैं जो हमारे मसल्स फोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे किसी चीज को लिफ्ट करना, उठाना या पुश करना। तो इस हिसाब से जो हमारे फोर्स क्रिएट होते हैं, इस तरह के फोर्सेस को हम मस्कुलर फोर्स करते हैं। यानी द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय आवर मसल्स ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेस। तो ये आपके मस्कुलर फोर्स होते हैं। और जो थर्ड होता है वो आपका कांटेक्ट फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स जो आपके पैरेलल हो सकते हैं या किसी एक एंगल पे हो सकते हैं, इसे हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। जब कोई व्हीकल्स, गाड़ी, मोटर्स रोड पे चलती है तो वो कांटेक्ट फोर्स वहां पे जनरेट होता है, जिसकी वजह से हम जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर पाते हैं, उसे हम कंट्रोल कर पाते हैं और स्पीड अप कर पाते हैं। अगर कांटेक्ट फोर्स नहीं होता तो हम व्हीकल को स्पीड अप नहीं कर पाते। अगर एक बार स्पीड अप हो जाता तो हम उसे फिर ब्रेकअप नहीं कर पाते, उसे हम स्लो या कंट्रोल नहीं। इस केस में कांटेक्ट फोर्स इज वेरी यूजफुल फॉर अस इन आवर डेली लाइफ। हमारे जो डेली लाइफ है उसमें जो कांटेक्ट फोर्स होती है वो बहुत यूजफुल है, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती है। और भी फोर्सेस हैं, जैसे आपका कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड फोर्स। ये फोर्स तब क्रिएट होते हैं जब कि स्प्रिंग में, जब हम कोई चीज स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो वहां पर कंप्रेस फोर्स क्रिएट होता है
और जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच फोर्स या इलोंगेटेड फोर्स क्रिएट होता है। तो इस तरह के फोर्सेस भी होते हैं जो हमारे डेली यूज में बहुत जगह काम में आते हैं और हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। इसके बाद अगर आते हैं तो अब देखते हैं कि रोप वगैरह में भी टेंशन फोर्स होता है। टेंशन फोर्स, सपोज दैट कि अगर आप यहाँ पर एक रूप है, रूप में रस्सी बांध कर कोई अगर ऑब्जेक्ट आप डालते हैं तो यहाँ पर इस रस्सी में एक फोर्स होता है, क्रिएट होता है, जिसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं। तो इस जो रोप है, जो रस्सी है, इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। इसके बाद आते हैं बायोंसी फोर्स पे। बायोंसी फोर्सेस वो होते हैं जो एक्टिंग एंड रिएक्टिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को बैलेंस करके रखा जाता है, उसे हम बायोंसी फोर्स बोलते हैं। इसके साथ आपका एक विस्कस फोर्स होता है। जो विस्कस फोर्स होता है वो तब क्रिएट होता है जब कोई सॉलिड लिक्विड में कांटेक्ट में आता है। जैसे अगर कोई आदमी नदी में जाके तैर रहा हो तो जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, जो आदमी है, उसकी जो बॉडी है वो तो सॉलिड है, लेकिन जैसे ही वो वाटर में जाता है यानी लिक्विड के कांटेक्ट में आता है, वहाँ पर विस्कस फोर्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो हमने फोर्सेस देखे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फोर्सेस, टेंशन फोर्सेस एंड विस्कस फोर्सेस, ये जो हम फोर्सेस देखे, एक्चुअली ये फोर्सेस जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स के, ये फंडामेंटल फोर्सेस से ही डिराइव्ड होते हैं। यानी जो हमारे नेचर में फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल, उसी का हम ये सेकेंड, या हम ये कह सकते हैं एक इनर फॉर्म ऑफ फोर्सेस होता है। तो वो जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो कौन कौन होते हैं और किस तरीके से डिराइव होते हैं, आइए हम जानने की इसको कोशिश करते हैं। तो आइए पहले हम ये देखें कि हमारे पास जो फोर्सेस होते हैं फंडामेंटल, वो कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और किस तरीके से एक्सर्ट होते हैं और फिर किस तरीके से वो काम करते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें, फंडामेंटल फोर्सेस यानी ये बनाए नहीं जाते, ये नेचर में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो वो पहला आपका होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये ड्यू टू मास अट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है। ड्यू टू मास, इफ एन बॉडी हैज मास इट कैन क्रिएट अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू इट्स मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है, हम या वीकेस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। नेचर में पाया जाने वाला सबसे वीक फोर्स जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट मीन्स कि अगर ये मार्कर है तो इसके पास मास है, तो ये फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट करता है। वो अफेक्टिव है कि नहीं ये अलग की बात है। एक ह्यूमन बीइंग है जो 50 to 60 kg या 70 kg का वेट रखता है, वो उसके पास भी ये प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन फोर्स का ड्यू टू मास। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो अर्थ है ये भी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखती है, इसके पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी तरीके से मून, सन, व्हाट एवर इन द यूनिवर्स, इफ देयर हैव masses they can create attractive force called gravitational force। कुछ भी जो यूनिवर्स में है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर मास है तो उनके पास एक अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो दिस इज द फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में पहला है जो वीकेस्ट फोर्स होता है, और ऑलमोस्ट ऑल बॉडीज हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ड्यू टू इट्स मास। इसके प्रॉपर्टी के कारण, इसके मास प्रॉपर्टी के कारण अट्रैक्टिव का यूज जो है वो फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो फोर्स है वो नेचर में, वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटॉम्स से मिलके बने होते हैं। जो एटॉम्स होते हैं वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो सेम टाइप के फोर्सेस होते हैं। ये फोर्सेस
कुछ अलग फोर्सेस होते हैं, यानी मास के अलावा इनके पास इंटेंसिटी अधिक होती है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास भी मास है और उनके बीच भी फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। बट अट्रैक्टिव फोर्स से अधिक फोर्स एक और क्रिएट होता है जो रिपल्सिव फोर्स होता है, प्रोटॉन टू प्रोटॉन, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी प्रोटॉन एट अ रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है, तो उसके द्वारा क्रिएट किया गया एक फोर्स होता है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। लेकिन जब वही चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में आते हैं, मोशन में आते हैं, तब वहाँ पे दो फोर्स क्रिएट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक एंड सेकेंड इज मैग्नेटिक, जो दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होता है। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अगर इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होती है। यह भी एक आपका फंडामेंटल नेचुरल फोर्सेस होते हैं जो कि कई काम में लाए जाते हैं। और ये जो फोर्सेस होते हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जैसे कि देखा कि एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, एट मोशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। फिर हम इसके विषय में बात करेंगे कि किस तरीके से ये डिराइव्ड फोर्सेस में कन्वर्जन किए जाते हैं। जो थर्ड आइए देखते हैं, वो थर्ड आपका जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, आप गेस कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियस है यानी एटम का जो सेंटर होता है, उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अब आपको ये पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो मास होते हैं अप्रोक्सीमेटली लगभग इक्वल के होते हैं, यानी वो एक दूसरे के अट्रैक्ट करके बाधे रख सकते हैं। लेकिन वहां पर जब प्रोटॉन और प्रोटॉन जब साथ में है तो वो रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को झटके देंगे। तो इस केस में न्यूक्लियर फट जाना चाहिए था, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट मीन्स वहां पर कोई एक ऐसा फोर्स इन्वोक होता है, वहां पर कोई एक ऐसा फोर्स है जिसका एग्जिस्टेंस है, जो प्रोटॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो चार्ज फोर्सेस हैं, उनसे भी हटके है, जो उनको बाइंड किया होता है। और ये फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रोटॉन और प्रोटॉन रिपल्स करेंगे तो उससे अधिक फोर्स वो होना चाहिए ताकि उन सबको एक में बांधे रखे। तो वो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। इट इज सपोज टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। एक फोर्स और होता है और वो फोर्स है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये एक खास ओकेजन पर दिखाई देता है। ये आपका एक खास ओकेजन पे दिखाई देता है, वो तब जब किसी भी न्यूक्लियस में बीटा डिकेज होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से छोड़ता है, जिसे हम बोलते हैं बीटा डिकेज। उस समय ये फोर्स वहां पे अपीयर होती है। तो इस तरीके से अगर हम समराइजेशन करें तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वी हैव फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। द फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन्हीं फोर्सों से बाकी जितने भी फोर्सेस हमने ऊपर डिस्क्राइब किया वो सब बनाए जाते हैं या एक सेकेंड इनिशियल फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर हम किसी एक वर्ड को बनाने के लिए A to Z लेटर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे यूनिवर्स में या हमारे अर्थ वर्ल्ड में जो भी फोर्सेस हैं वो इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से या फिर सेपरेटली एक्सपेक्टली अलग अलग फॉर्म में ही होंगे, जो एक नए फोर्स के रूप में देखे जा सकते हैं। ये अलग की बात है हम उन्हें नोटिस करें या ना करें। सपोज दैट कि अगर हम कंटैक्ट फोर्स की बात किए तो कंटैक्ट फोर्स इज आल्सो अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट या व्हीकल, गाड़ी, मोटर
अगर रोड पे है तो टायर के पहिए और जमीन के बीच में कांटेक्ट फोर्स तभी होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, अदरवाइज वहां पर जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है वो जनरेट होगा ही नहीं। तो आप इस तरीके से कई एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स या तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स या तो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स ही अप्लाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें, जैसा कि मैं लिखा था, मस्कुलर फोर्स पुश कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं या डिफॉर्म कर रहे हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रहे हैं यानी उसके रूप को किसी दूसरे रूप में चेंज कर रहे होते हैं, जब हम वहां पे हथौड़ा मारते हैं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कई फोर्सेस एक साथ अप्लाई होती हैं। जब हम हथौड़ा मारते हैं वो हथौड़ा नीचे जाता है तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, और मस्कुलर फोर्स उसमें अप्लाई होता है कब? वो होता है रिएक्टेड फॉर्म में, यानी हम अर्थ को एक्ट करते हैं, उसके जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन वो आपके मस्कुलर फोर्स में जाने के बाद उस हथौड़े में जाएगा और फिर वहां से वो ट्रांसफर होकर उस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा जो उसे डिफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी फोर्सेस हैं इस यूनिवर्स में वो सब के सब इन्हीं चारों पे टिके हुए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपका वीकेस्ट फोर्स होता है इन द नेचर, and strong nuclear force is the strongest force in the nature, and जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होते हैं, जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग से तो लेस होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स से तो कम होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है, और ये आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इट इज लेस देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बट ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस तरीके से हमारे पूरे यूनिवर्स में इन्हीं चारों फोर्सों को अप्लाई किया जाता है इन द इनिशियल फॉर्म, या इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है या ये सिंगल यूज हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए